नमस्कार सभी को। हाँ कर दो, गेट बंद कर दो भाई। इस चैप्टर के नोट्स किस किस के पास नहीं है? जिनके पास नहीं हो गए, कल नहीं आए थे क्या वो? अच्छा, नहीं है, जाके ले आओ, बोल दो उनको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था कल? पढ़ लिया था, ठीक है। एनी और क्या पढ़ा था? डी ब्रोगली तरंग समीकरण पढ़ी थी ना? डी ब्रोगली तरंग समीकरण, सबसे सामान्य समीकरण कौन सी है बताओ? डी ब्रोगली की तरंग समीकरण जो है, उसमें सबसे सामान्य समीकरण पढ़ी थी आपने। लेमडा बराबर क्या पढ़ा था? एच अपॉन क्या पढ़ा था? पी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। इसको सरल किया था हमने, लिखा था लेमडा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी, पढ़ा था। और सरल किया था, पढ़ा था हमने लेमडा बराबर एच अपॉन रूट टू काइनेटिक, अच्छा एम और है क्या? चलो ठीक है, टू एम के ई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तीन समीकरण पढ़ी थी हमने, किसके लिए पढ़ी थी? डी डी ब्रोगली तरंग समीकरण में पढ़ा था, ठीक है। यानी ये जो तीनों समीकरण है, ये पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में बताती है। यानी पदार्थ जो है कण की तरह व्यवहार भी करता है और तरंग की तरह भी क्या करता है? व्यवहार करता है, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। आगे देखो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, कहाँ थे इतने दिन? शादी में गया, फिर मरक होगी, मरक करा के फिर आए हो, वचन भाषण करे आगे। गया शादी में, अगला बार गए हो, ठीक है। और दो दो चार, दो तीन जनी और गायब है, बैचे मर्ग में ही है, दुख हो रहे बना चे। चलो ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, मैं सीधा लिख रहा हूं, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने दिया है, ठीक है। ये कह रहा है, परमाणु की बात कर रहे हैं तो नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या है? कोष, क्या है? कोष। और इस कोष में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि गतिशील पिंड के बारे में अपन अध्ययन करना चाहें, तो एक समय में अगर हम उसकी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम उसके संवेग के बारे में नहीं बता सकते। और अगर आप संवेग के बारे में बता सकते हो, तो उसकी स्थिति के बारे में नहीं बता सकते। यानी एक ही समय में दोनों चीजों का अध्ययन नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? हाइजेनबर्ग कहता है, ठीक है। लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ बताया नहीं जा सकता, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है, ये गति कर रहा है, इस कोष के अंदर लगातार क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, अभी पहले कोष के अंदर है, तो आप ये नहीं बता सकते इसका संवेग कितना है। अगर आप ये कह रहे हो कि इसका संवेग इतना है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये पहले कोष में या दूसरे कोष में गति कर रहा है। क्लियर है बात? एक समय में दोनों चीजें आप नहीं बता सकते, किसी एक के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो इसको एक समीकरण में बांधा है, और समीकरण है बताओ क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। और बताओ क्या है? या तो ये बराबर होगा या ये अधिक होगा, किससे? एच अपॉन 4 पाई से, एच अपॉन 4 पाई से, ठीक। 4 पाई, हाँ 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो ज्यादा होगा या कम होगा, किस, सॉरी, या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, किससे? एच अपॉन 4 पाई से, ठीक है। एच क्या है बताओ? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ठीक है। अब देखो इधर, डेल्टा एक्स को तो हम कहते हैं स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स क्या है?
स्थिति में अनिश्चितता। और डेल्टा पी क्या है? तो संवेग में अनिश्चितता। किसमें है? संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, इस समीकरण को किया गया सरल, और सरल आप भी कर सकते हो। अब आपको आता है, आप कर सकते हो कि सर P बराबर m इंटू क्या होता है? V होता है। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु का नहीं बदला जा सकता। क्लियर है? जिस कंपनी ने इस मार्कर को बनाया है, इस मार्कर में जो प्रोडक्ट लगाए, उस प्रोडक्ट को चाहे आप कहीं पर भी तोल लो, वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ, इसका भार बदल सकता है। क्या बदल सकता है? इसका भार बदल सकता है। द्रव्यमान को नहीं बदल सकते, तो हम क्या बदल सकते हैं? वेग बदल सकते हैं। अगर संवेग में आपको परिवर्तन करना है तो द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता। किसको बदला जा सकता है? वेग को बदला जा सकता है। मैंने कहा कि अगर आपने वेग को बदल दिया तो आपको वेग लिखा गया डेल्टा वी। तो संवेग में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा पी बराबर एम इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। एम इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा। अब वो समीकरण हमारे पास में है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। क्या है? डेल्टा पी। और डेल्टा पी की जगह हमने क्या लिखा है? एम इंटू डेल्टा वी लिख दिया। क्या लिख दिया? एम इंटू डेल्टा वी। और ये तो या तो ज्यादा है या बराबर है किससे? एच अपॉन 4 पाई से। एच अपॉन 4 पाई से। क्लियर है बात? अब हमने कहा कि इस द्रव्यमान को अपन लेके चलते हैं कहां पर? इस 4 पाई के पास में। तो हमारे पास में फॉर्मूला बना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, और ज्यादा बराबर किससे? एच अपॉन एम 4 पाई। एम 4 पाई। पहला समीकरण आपने पढ़ा, आपको ये पता लगा कि ये जो समीकरण है, ये हमें क्या चीज बताता है? ये समीकरण में बताता है कि ये तो है डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी ये संवेग में अनिश्चितता। अब संवेग की जगह हमने इस समीकरण को लिख दिया किस रूप में? वेग के पदों में लिख दिया। तो ये बन गई क्या? वेग में अनिश्चितता। क्या बन गई? वेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो वेग में अनिश्चितता के पदों में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का समीकरण ये है। संवेग के पदों में ये है, और स्थिति संवेग दोनों के पदों में आप इसको बता सकते हो। बताओ, समझ आया नहीं है? कर सकते हो ना? ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको, समीकरण डायरेक्ट पूछी जाएगी, निम्न में से कौन सी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का सही समीकरण है ना? वो यहाँ पर गड़बड़ी करेगा। समझ में आई बात? ये निशान क्या करेगा? उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब इसका मुंह किधर कर देगा? ऐसे कर देगा। तो फिर ये गलत होगी। ठीक है, वो कहां पर? यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर 4 की जगह क्या लगा देगा? 2 लगा देगा। या फिर इसको ऊपर लिखेगा 4 पाई को, और एच को किधर लिख देगा? नीचे लिख देगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा भी समीकरण कौन सा है। हमसे इस प्रकार भी देख सकता है कि वेग में अनिश्चितता का सही समीकरण कौन सा है। तो ये तो वेग में तो नहीं है, ये संवेग में और स्थिति में है। तो वेग में हमारा समीकरण रहेगा ये, स्थिति और वेग दोनों में बताता है ये। यहाँ पर एम लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर एम लिखा है, तो एम को भूलना नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे। आगे एक नोट लगाया गया, देखो आप। नोट में लिखा है, हाँ उसमें देखो, नोट्स में देखो। नोट में लिखा है परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। परमाणु की जो परिधि होती है ना, वो बराबर होती है किसके? n इंटू लेमडा के बराबर होती है। और ये कहने वाला वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक का नाम दिया गया है डेविसन व जर्मन के अनुसार। ठीक है ना? डेविसन और जर्मन दो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो परमाणु की परिधि होती है 2 पाई r, वो बराबर होती है किसके? n इंटू लेमडा। यहाँ पर आपको पूछा गया एक प्रश्न देकर के कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। प्रश्न दिया गया हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। n का मतलब क्या है? कोष। कोष का मान कितना दिया गया है? 3। लेमडा का मतलब क्या है?
तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो संख्या है, पाई 3.14 होता है। आर आपके पास है नहीं, आर आपके पास है नहीं। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तीसरे कोष की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? तीसरे कोष की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? तीसरे कोष की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? 0 पॉइंट, हाँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड। एन स्क्वायर बटा जेड, ये कितना है? कोस का मान कितना है? 3। जेड का मान कितना आएगा? 1। 3 तिया 9, 9 बटा कितना है? 1। तो 9 से डायरेक्ट इसको गुणा करेंगे, उत्तर कितना आ रहा है? आर का मान कितना आ जाएगा? 0.529 को गुणा करो 9 से, 9 निमा 81, 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2, 9 5 45 और 2 47। ठीक है, कितना आ गया? 3 अंक छोड़ के 4.761 किस में आई है? एंगस्ट्रोम में आ गई। किस में आ गई? एंगस्ट्रोम में। ये आ गया आर का मान। क्या आ गया? ये आर का मान आ गया। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? लिख दो फिर, आप करके देखो आप। आप हल करके भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्टली किया है यहाँ पर। पता है कहां पे लिखना है इसका मान? देखो आर बराबर 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम लिख रखा है। इस पूरी वैल्यू को हल किया, हमारे पास में उत्तर आया कितना? 9 एंगस्ट्रॉम। ये ठीक है ना, 9 एंगस्ट्रॉम ये उत्तर आया। और मैंने इसको डायरेक्ट आर बराबर लिख करके फॉर्मूले में यहाँ पर आर का मान लिख दिया इतना। ठीक है, आप हल करके देख सकते हो, इतना मान आएगा। अब आर का मान यहाँ पर रखोगे तो इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो। बताना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है। आर बराबर फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या होता है? जेड। ये होता है। और हमें कहा गया है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, तो तरंग दैर्ध्य अपन ज्ञात करते हैं 2 पाई आर बराबर एन इंटू क्या करते हैं? लेमडा। ये डेविसन और जर्मन ने कहा था कि परमाणु की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर बराबर होती है किसके? एन इंटू लेमडा के। अब ये लेमडा ज्ञात करना है, तो प्रश्न में ये कह रहा है कि परमाणु के तीसरे कोष की, परमाणु के तीसरे कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो कोष भी दे दिया आपको, दो एक संख्या है, पाई का मान हमें पता है 3.14 होता है। तो इस प्रश्न को हल तभी किया जा सकता है जब हमारे पास में त्रिज्या का मान होगा। बिना त्रिज्या के मान के हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो ये ज्ञात करना है और प्रश्न में ये है ही नहीं। दो मान तो आपके पास है ही नहीं, तो फिर ज्ञात कैसे करोगे? आपको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ये। तो आर का मान रखोगे आप 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना? 3 स्क्वायर। तीसरे कोष की है ना, तो 3 स्क्वायर बटा 1। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। 1 का कोई महत्व नीचे नहीं। हमने कहा सर 3 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। या तो इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, समझ में आई बात? या इसको हल करके लिखो, कितना आया अभी? 4.71 कुछ ऐसा आया, आया नहीं आया? या तो ऐसे ही रहने दो, या इसको हल करके इसका उत्तर निकाल लो, वो आपके पास में आर का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें अपन मान रखते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू आर का मान कितना आ गया? 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। और लेमडा का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस एन को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा किधर? गुणा में, इधर आकर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप। कट रहा है क्या कोई? क्या कट रहा है? 3 तिया 9, ये कट गया। अब इसको गुणा करोगे
फिर इसको इससे गुणा करो, गुणा तो कर लो, ये करने आते हैं गुणा तो करना आता है। उत्तर निकाला हुआ है क्या मेरा? नहीं निकाला हुआ, निकाल लेना। कितना आया? इस सब को सारे सारे को हल करके आए, पक्की बात है? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फिर। कितना लिखूं? 9.966 इतना आ रहा है। ये क्या आ गया है? तरंग दैर्ध्य आ गई है, लैम्डा। ठीक है, समझ आया कैसे करना है प्रश्न? चलो, हमारे लेवल की बात नहीं थी, फिर भी मैंने आपको कराया है। देखो अच्छी बात क्या है इस प्रश्न में समझने वाले, घर जाकर के करना है, मैंने खाली जगह छोड़ी है नीचे, उत्तर लिखना है घर जाकर के इसका। ठीक है ना? हाँ, देखो डेल्टा एक्स और इनटू क्या है? डेल्टा पी। और क्या होता है ये? या तो बराबर होता है या बड़ा होता है एच अपॉन किससे होता है? 4 पाई से। ठीक है, अगर इस समीकरण को अपन भाग दे दें डेल्टा टी से और गुणा कर दें डेल्टा टी से, भाग दे दें डेल्टा टी से और गुणा कर दें डेल्टा टी से, तो याद रखना ये संवेग परिवर्तन की क्या बन गई? दर बन गई। संवेग परिवर्तन की क्या बन गई है? दर। दर का मतलब समझ गए आप? आया क्या नहीं? 2 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज पर उधार लिए। दर का मतलब होता है टाइम, समय, कितने समय तक आपने उधार लिए। दर शब्द जहां पर भी आ जाता है ना, भाग में क्या लग जाता है? समय लग जाता है। दर शब्द जहां पर भी आ जाता है, भाग में क्या लग जाता है? समय लग जाता है। ठीक है, तो ये बन गई है हमारे पास में संवेग परिवर्तन की दर। और संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होती है बल के। किसके बराबर होती है? बल के। संवेग परिवर्तन की दर जो है बराबर होती है बल के। ठीक है, टी का मतलब है समय, अभी ये तो बोला है ना मैंने, दर शब्द जहां पर भी आ जाता है भाग में समय लग जाता है, टी लग जाती है, ये टी का मतलब है समय। अब इसका एक रिलेशन होता है, अगर संवेग परिवर्तन आ जाए, संवेग परिवर्तन आ जाए या संवेग परिवर्तन की दर आ जाए, दोनों में रात दिन का फर्क है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है किसके? बल के। किसके होता है? बल के। अगर आप पढ़े हो गति का तीसरा नियम या गति का दूसरा नियम, सॉरी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी समानुपाती होता है किसके? एफ के। यानी संवेग परिवर्तन में लिया गया समय अगर आपने बढ़ा दिया तो आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा? कम। आरोपित बल का मान कम होगा तो आपको चोट कम लगेगी। क्या लगेगी? चोट कम लगेगी। संवेग परिवर्तन में लिया गया समय अगर आपने बढ़ा दी, सॉरी, घटा दिया, तो फिर आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। और आरोपित बल ज्यादा हो गया, इसका मतलब चोट भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। देखो, एक कार आ रही है, दूसरी कार आ रही है, ठीक है, कार का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ वेग है, और वह कुछ स्पीड से चल रही है, प्रति सेकंड, प्रति किलोमीटर, प्रति मीटर, मतलब इस प्रकार से कुछ चल रही है, प्रति सेकंड के वेग से अपन मान लीजिए चल रही है, ये भी कार भी चल रही है। इनमें समय भी है, इनमें वेग भी है, इनका द्रव्यमान भी है, इसका मतलब दोनों आपस में टकराएगी, टकराने के बाद में संवेग परिवर्तन तुरंत हो गया। एक कार थी मान लीजिए ए, एक कार थी बी, ये 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए 100 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है। तो पहले मैं ये कहूं कि आप मुझे ये बताओ इसका संवेग क्या होगा, तो आप कहोगे ये तो वेग हो गया और ये क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, m इंटू वी बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? संवेग हो गया। डेल्टा पी m इंटू क्या होता है? v होता है, और डेल्टा p बराबर क्या होता है? m इंटू डेल्टा v होता है। ठीक है, ये गति कर रही है, इसको मान लेते हैं अपन 200 किलोग्राम वाली कार, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है? गति करे, तो उसका संवेग क्या हो गया? उसका संवेग हो गया 200 इंटू 20। अब बताओ, टकराएगी तो संवेग परिवर्तन होगा या नहीं होगा?
टकराएगी तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, वेग बदलेगा, दोनों कारों का वेग बदलेगा नहीं बदलेगा, उसको बोलते हैं अपन संवेग परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं उसको। अब मान लीजिए दोनों कारें आमने सामने से टकराई, टकराते तुरंत क्या हो गया, तुरंत इस संवेग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, तुरंत संवेग में परिवर्तन आ गया। इसका मतलब संवेग परिवर्तन में लिया गया समय कम है आपके पास में, समय कम है तो आरोपित जो बल होगा वो ज्यादा लगेगा। आमने सामने की टक्कर में चोट भी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि बल का मान वहां पर क्या निकला, ज्यादा निकला, बल का मान वहां पे क्या निकला, ज्यादा निकला। आप इस ऊंचाई से कूद रहे हो, नीचे फर्श है, इधर है रेत का टीला दोहरा, ठीक है, ऊपर से नीचे कूदे आप, तो कूदते समय आपका कुछ ना कुछ वेग होगा, आपका द्रव्यमान है, संवेग बना या नहीं बना। कूदते समय आपने समय ज्यादा, मतलब संवेग परिवर्तन में समय क्या लिया, कम लिया। वहीं इधर रेत में कूदोगे आप, तो कूदते समय आप इतना अंदर धस गए रेत के, तो इतना समय जो है वो ज्यादा लग गया संवेग परिवर्तन में, ठीक है। अब वो समय ज्यादा लगेगा, इसका मतलब समय ज्यादा लगा तो बल क्या लगा, कम, बल क्या लगा, कम, बल कम लगेगा तो चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगा। संवेग परिवर्तन में समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, या फर्श पर कूदे तुरंत संवेग परिवर्तन हो गया, इसका मतलब टाइम कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। दांत अठे टूटेगा बटे तो सिर्फ खाद सिया भाई, समझ आएगा। चोट फर्श पर ज्यादा लगेगी और रेता पर कूदा ज्यादा कम लगेगी, ठीक है। दीवार पर आप मुक्को मारा, चोट लगे, लगे कौन लगे, मुक्को खींच के मारा, इन द्रव्य मानो मुक्का को वेग हो, संवेग बन गयो। जिये आप आएंगे मुक्को मारे तुरंत संवेग हो गयो, परिवर्तन हो गयो। हाथ छूल जे रेत में मार के देखो कौन लगेगी, कौन लगे नहीं। कारण वो है कि इसको अपन बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर, और संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के क्या होती है, बराबर होती है, बल के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने इसको नाम दे दिया एफ, क्या नाम दे दिया, एफ। तो अब मैं इसकी जगह इस फॉर्मूले में क्या एफ लिख सकता हूं, इस पूरी इसकी जगह एफ लिख सकते हैं। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है, बल के, तो इसको एफ लिख सकते हैं, लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू एफ और इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी या तो बराबर या बड़ा है किससे, एच अपॉन 4 पाई। बताओ ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, किस में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता, किसमें, और ये क्या है, बल। स्थिति में अनिश्चितता कब आती है, जब बल लगाया जा सकता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन करनी है आपको तो बल लगाना पड़ेगा। मैं कह दूं मैंने अठू थे बड़े बेटा बेटा हिला दो, मैंने अठे मैंने खड़ा कौन हिलाएगा, एक जन आओ मन धक्को दियो कर नीचे गिर दे, स्थिति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हुआ कब, बल लगाने पर। जब बल लगाने पर स्थिति में परिवर्तन हुआ तो किया गया कार्य बदल जाता है, किसमें, ऊर्जा में, किसमें बदल जाता है। तो ये F इंटू डेल्टा एक्स बन गया क्या, ऊर्जा, क्या बन गई, ऊर्जा। समझ आई बात, डेल्टा एक्स इंटू एफ क्या बन गई, ऊर्जा। तो इसको हमने, इतनी चीज को हमने क्या लिख दिया, इतनी चीज को लिख दिया E इंटू डेल्टा टी, और क्या बन गया, डेल्टा टी या तो ज्यादा है या बड़ा है, एच अपॉन 4 पाई। ये है अनिश्चितता की जो समीकरण है ऊर्जा के पदों में, किसके पदों में है, ऊर्जा के पदों में। और ध्यान दो इधर समीकरण थी हमारे पास में मेनली ये, मेन समीकरण थी ये, समझ आई बात। इस समीकरण को हमने कहा कि भाग दे देते हैं डेल्टा टी से और गुणा कर देते हैं किससे, डेल्टा टी से। जब भाग किया डेल्टा टी से, गुणा किया डेल्टा टी से, तो आप कहोगे सर डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कट रहे हैं, काट देते हैं, तो फिर गुणा और भाग क्यों किया था, इससे कुछ रिलेशन निकालने के लिए किया था। इससे हमारा रिलेशन निकला कि ये होता है संवेग परिवर्तन की दर, और संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके, बल के। तो इसको लिखा हमने क्या, बल, F। जब बल लगा करके किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें तो हमने करते हैं कार्य, क्या करते हैं, कार्य, और वो कार्य बराबर होता है किसके, ऊर्जा के। तो इसको हमने लिख दिया क्या, ऊर्जा, E। क्या लिख दिया, E। अब इसको हमने E लिखा,
तो ये बन गया ई डेल्टा टी, या तो बड़ा या बराबर किसके, एच अपॉन 4 पाई से। ये ऊर्जा के पदों में है। और ये वेग के पदों में है, और ये संवेग, सॉरी, ये संवेग के पदों में। संवेग और स्थिति में अनिश्चितता, वेग और स्थिति में अनिश्चितता, और इधर है ऊर्जा में के साथ में संबंध है, किसका बताया गया है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का समीकरण। ई डेल्टा टी बराबर या बड़ा किससे, एच अपॉन 4 पाई से। बताओ समझ आया? ठीक है, इसको डेल्टा ई कर देते हैं। घर जाकर के पढ़ोगे ना तब समझ आएगा। चले आगे, चलो ठीक है। प्रश्न दिया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता समान हो तो उसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी? क्या प्रश्न है बताओ? यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में क्या अनिश्चितता समान है तो उसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। उसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। स्थिति में अनिश्चितता को लिखा जाता है डेल्टा एक्स के द्वारा, और संवेग में अनिश्चितता को लिखा जाता है डेल्टा पी द्वारा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन और के लिए स्थिति में जो अनिश्चितता है वो संवेग में अनिश्चितता के क्या है, बराबर है, समान है दोनों। तो क्या डेल्टा एक्स को डेल्टा पी मान सकते हैं? बराबर है ना, तो मान सकते हैं ना। तो डेल्टा एक्स को हमने क्या मान लिया, डेल्टा पी मान लिया। तो जो हमारी ये समीकरण थी ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना, बराबर बड़ा एच अपॉन 4 पाई से, यहां पर हमने डेल्टा एक्स को क्या मान लिया, डेल्टा पी मान लिया। क्या मान लिया, डेल्टा पी इंटू क्या कर दिया, डेल्टा पी, और क्या कर दिया, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? बताओ ये क्या बना है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या बन गया, डेल्टा पी स्क्वायर बना या नहीं बना? क्या बन गया, डेल्टा पी स्क्वायर। और डेल्टा पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये बन गया डेल्टा पी स्क्वायर बड़ा बराबर एच अपॉन 4 पाई। अब हम कहते हैं कि सर P बराबर क्या होता है, m इंटू क्या होता है, V होता है। तो फिर P स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। क्योंकि डेल्टा संवेग में परिवर्तन है तो हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन है तो डेल्टा P स्क्वायर बराबर बन जाएगा m स्क्वायर इंटू डेल्टा V स्क्वायर, डेल्टा V स्क्वायर। तो इस डेल्टा P स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, m स्क्वायर इंटू डेल्टा V स्क्वायर बराबर बड़ा इससे h अपॉन 4 पाई से। वेग में अनिश्चितता क्या होगी ये ज्ञात करनी है हमें। ये किधर लेके जाएंगे, गुणा में, इधर आकर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या बन गया, डेल्टा V स्क्वायर बड़ा बराबर h अपॉन m स्क्वायर और 4 पाई बन गया। ये आ गई वेग में अनिश्चितता। वेग में अनिश्चितता V स्क्वायर में आया है, किस में आया, ये V स्क्वायर में आया है। तो अगर आप V में ज्ञात करना चाहो, V स्क्वायर में आया है, V में ज्ञात करना चाहेंगे तो ये V डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन और रूट आ जाएगा आपके पास में m स्क्वायर 4 पाई, m स्क्वायर 4 पाई, ठीक है ना। रूट से ये स्क्वायर कट गया। अब 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। तो 2m रूट कितना आ जाएगा, किस पे, V बराबर आ जाएगा, V बराबर, सॉरी, डेल्टा V स्क्वायर है हमारे पास में क्या है, बड़ा बराबर h अपॉन 4 पाई, ठीक है। और तो हाँ एक साथ में क्या है आपके पास में m स्क्वायर है। तो फिर V बराबर आ जाएगा आपके पास में डेल्टा V बराबर बड़ा बड़े सारे पर आ जाएगा रूट, कितना आएगा h, और ये आ जाएगा आपके पास में m स्क्वायर 4 पाई, 4 पाई। अब सॉल्व करके कर सकते हैं आप इसको, देखो इधर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है जिस पर स्क्वायर होता है ना, रूट से वो स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। तो इस m को किधर निकाल लेते हैं अपन, बाहर रूट से,
ये h पर रूट का रूट रहेगा, ये m जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर है, ये रूट से क्या हो गया, हट गया, ये आ गया बाहर m, ये आ गया m बाहर रूट से। अब देखो 4, 4 का रूट कितना होता है, 2, 2 मतलब 2 दुआ 4, 2 की स्क्वायर करते हो तब 4 प्राप्त होता है आपको, तो क्या आ गया 2m। 4 का रूट हटाओगे 2 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बच गया आपके पास में, पाई बच गया, क्या बच गया, पाई बच गया। तो क्या बन गया आपके पास में 2m, मैंने लिखा है 1/2m, ये इसके नीचे था भाग में था, या तो ऐसे लिख दो या कर दो आप 1/2m, h अपॉन पाई, दोनों के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आगे से कोई भी वैल्यू आए ऐसी जिसमें भाग के अंदर नीचे लिखा गया है रूट, तो इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। फिर देखना है ये वाली चीज रूट किसका है, 2 का रूट, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका कितना 2, ये दोनों भाग में, तो 1 क्या लिख दिया हमने 2m, h अपॉन क्या है 4 पाई, इसका कोई रूट वैल्यू हमारे पास में n, ये है इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या है अनिश्चितता, डेल्टा v, क्लियर है। चलो यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्या है ये, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, संवेग में अनिश्चितता होगी, डेल्टा x, स्थिति में अनिश्चितता कितनी दे दी, शून्य, ये दे दी हमें शून्य, तो पूछा है संवेग में अनिश्चितता होगी, डेल्टा p में अनिश्चितता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास में डेल्टा x इंटू डेल्टा p और बड़ा बराबर h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, ज्ञात क्या करना है, डेल्टा p में यानी संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, तो इस डेल्टा x को किधर लेके जाओ, भाग में लेके जाओ, तो डेल्टा p h अपॉन डेल्टा x और 4 पाई। अब देखो डेल्टा x का मान कितना दिया गया है, डेल्टा x का मान दिया गया है 0, ये लिखा हमने 0, इस 0 को 4 पाई से गुणा करोगे तो वापिस 0 प्राप्त होगा, और h प्लांक नियतांक के अंदर 0 का भाग कितनी बार जाता है, 0 का भाग किसी संख्या में अनंत बार जाता है, ऊपर संख्या होनी चाहिए, ठीक है, 0 का 0 में 1 बार जाएगा, समझ में आई बात, और 0 का किसी संख्या में भाग अनंत बार जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, अनंत, कितना आएगा, अनंत, ठीक। कक्षक व कक्षक के प्रकार, कक्षक व कक्षक के प्रकार, हाँ, अब न्यूमेरिकल सिस्टम खत्म हो गया आपका, ठीक है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ब्रोगली तरंग समीकरण, प्रश्न 100% देके जाती है, ठीक है, आप ये मत सोचना कि बहुत लेवल का पढ़ रहे हैं, पुराने पेपर उठा करके देखना, हमारे जो सेकंड ईयर का एग्जाम होता है ना, उस स्तर का एग्जाम है आपका, ठीक है, उसका 70% का स्तर है ना आपका एग्जाम कवर करता है, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ देंगे, नहीं, और जबरदस्ती कर रहे हो ना आप पढ़ाई के साथ में, तो आप ये सोच लो कि भी हाँ ठीक है हमें बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी करनी है, प्राइवेट कॉलेज से करनी है, ठीक है, घर वालों का मन रख देते हैं कि बेटा पढ़ने गया था, पास होके आ गया, कॉलेज में हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, बेटा पढ़ रहा है, कोई रिश्ता देखने के लिए आया कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा है, ठीक है, तो चलो फिर ठीक है कि हाँ बेटा तो नौकरी लग जाएगा, कर देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, ठीक है। थोड़े दिन बाद आएगी ना कि ला इतने निकाल, इतने निकाल, इतने निकाल, तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब तो आपको बैठे बैठे पीछे बैठे बैठे दांत निकालने आते हैं, लेकिन उस टाइम पेपर में पेन नहीं चल पाएगा, यार प्रश्न पूछना क्या चाहता है, आ क्या रहा है, नहीं, मैं डांटता हूँ तो मेरी भलाई के लिए नहीं डांटता, आप लोगों की भलाई के लिए डांटता हूँ, और आप लोग पीछे बैठ करके दांत निकालते हो ना, तो मेरी भलाई के लिए दांत नहीं निकालते, आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए दांत निकालते, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ 40% आएंगे किसके, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक,
जो बच्चा 25 से लेकर के 35 के बीच में क्वेश्चनों का स्कोर कर गया ना, 100% यूनिवर्सिटी है उसके पास में, अच्छा कैंपस है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। 25 भी आप सिलेक्ट कर गए, 25 चौका कितने हो गए? 100। बाकी से आप 100 नंबर आगे होंगे, 100 नंबर आगे हो गए आप बाकियों से। ठीक है, तो अब आपको सोच लो केमिस्ट्री किस लेवल की तैयार करनी है। कॉलेज तो मिल जाता है, अगर आपने केमिस्ट्री में 10% ही सही कर दिया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बीएससी करने का वो मजा नहीं रहेगा जो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं वैज्ञानिक कहलाऊंगा आगे चलकर, वो मजा नहीं। हाँ सही है, केशवानंद यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के आप बीएससी करोगे ना, तो बाकायदा आपको पता लगेगा कि हाँ वैज्ञानिक कैसे रिसर्च करते हैं एक बीज के ऊपर, एक पादप के ऊपर। प्रैक्टिकली आपको वहां पर बताया जाएगा, वहां पर सिखाया जाएगा आपको। आपने तो बार बार से देखा है कैंपस, देखा ही नहीं होगा, देखा है क्या किसी ने? देखना, बाहर से भी देखना, अब तो बहुत मतलब बहुत कुछ सिस्टम सुधर गया है वहाँ का। विदेशों से मतलब जो अपने वैज्ञानिक है ना, वो वहाँ पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर वहां से आपने बीएससी कर ली, एग्रीकल्चर बीएससी कर ली, तो वहीं पर कैंपस में आपको जॉब मिल जाएगी 40-50 हज़ार रुपये। बस क्या, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करते ही आपको वहाँ कैंपस में नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है पढ़ाई के साथ साथ में, तो वहीं आप पीएचडी कर सकते हो, वहीं आप कुछ भी कर सकते हो, एमएससी भी कर सकते हो आप। नहीं क्या, 40-50 हज़ार रुपये साथ कमा करके आप अपनी स्टडी कर सकते हो। कमी है क्या उस जॉब में? है? वहाँ ऐसे और कहेंगे बॉस बॉस बॉस। है? मन लगा करके पढ़ गया केमिस्ट्री को, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई ज्यादा वो टफ तो पढ़ा नहीं रहा, जल्दी 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 रान तो काट नहीं रहा मैं, काट रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं काट रहा है। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई कमी मेरी नहीं है, फिर कमी आपने दी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 11th क्लास 12th क्लास चैप्टर इतने आते हैं आपकी, 11th और 12th के आते हैं। एनसीईआरटी बुक न ला करके आप ले आओ, चाहे संजीव पासबुक ले आओ, चाहे एक्सीलेंट पासबुक ले आओ। पेपर के आपके चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल है, जितने भी एबीसीडी वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करके देखो आप। अगर एक क्वेश्चन भी बाहर मिल जाए आपको आपके मेन एग्जाम में, तो आपको नहीं आ रहा तो पूरे राजस्थान के अंदर किसी को नहीं आ रहा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपके पास में। अकेला नोट्स पढ़ने से नहीं, नोट्स पढ़ने से क्या छप जाएंगे? और यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएंगे। घर जाकर के आप देखोगे ये नोट्स में 4-5% मैंने दिए हैं, ये जाकर के कर लोगे, देख देख के कर लोगे आप। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो, उसका तो लेवल और थोड़ा आएगा ना। है, चलो तरीका मैंने बता दिया, पर करना तो अपने आप के दिमाग से होगा, वो प्रैक्टिस करने से आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई है, संजीव पासबुक ले आओ या फिर एक्सीलेंट ले आओ। ठीक है, एक एसपी नाम से आती है, एक एक्सीलेंट आता है, एक संजीव पासबुक आती है, कोई सा भी ले आओ। सबके पीछे चैप्टर वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे, और प्रश्न भी वो मिलेंगे नीट के अंदर आया हुआ, आपको आपके एग्जाम में आया हुआ, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ। आप अपने लेवल के एग्जाम के भी प्रश्न कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कक्षक व कक्षक के प्रकार। कक्षक का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्बिटल। एक परमाणु के अंदर त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे सॉरी कक्षक कहा जाता है। जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इतनी क्षेत्र के अंदर पाए जा रहे हैं। बाकी क्षेत्र क्या है? खाली है। तो हमने इसको नाम दे दिया, इस क्षेत्र को कक्षक। क्या नाम दे दिया? कक्षक। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है? 0 है, संभावना 0 है, उसको हमने नाम दे दिया नोडीय पृष्ठ। क्या नाम दे दिया? नोडीय पृष्ठ। ठीक है, नोडीय पृष्ठ, या फिर आप कह सकते हो नोडीय तल कह सकते हो। ठीक है, वह स्थान
त्रिविमीय स्थान जहां नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है उस स्थान को कहा जाता है कक्षक। और जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं पाए जाते उस सतह को कहा जाता है नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए आपसे तो आप बताओगे कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो। ये एस कक्षक है, 1s है, ये 2s कक्षक है और ये 2p कक्षक है। ठीक है ना? p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, p x p y p z। s उपकोष में एक s कक्षक होता है, इस 1s उपकोष के अंदर एक क्या होता है? कक्षक होता है। एक कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है? कम से कम कितना आ सकता है? एक। ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। ठीक है? तो एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो बात करते हैं अपन कक्षक की, एक होती है कक्षा। कक्षा कोई अपन कहते हैं कोष, क्या कहते हैं इसे? कोष कहते हैं। ठीक है ना? इसको ही कहा जाता है कक्ष और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिट। वो ऑर्बिटल है और ये क्या है? ऑर्बिट है। कक्षा, कक्षा होती है द्विविमीय। कैसी होती है? द्विविमीय होती है। और याद रखना कक्षक क्या होता है? कक्षक होता है त्रिविमीय, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज रखती है। और ये केवल लंबाई या चौड़ाई या फिर लंबाई या ऊंचाई दो ही चीज रखेगी, इसलिए इसको बोला जाता है द्विविमीय। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? इसका सूत्र याद रखना है आपको, 2n²। एक कोष में या एक कक्षा में या एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2n²। अब आपको दे दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? तो 2 इंटू 2 की क्या कर दो? स्क्वायर, मतलब 2 दुआ 4, 4 दुए 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना? पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो आप कहोगे 2 इंटू 1 स्क्वायर, कोष मतलब पहला, n का मान आ गया 1, 1 स्क्वायर, 1 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 2 आएगा। कक्षा और कोष का मतलब समझे? कक्षा द्विविमीय स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कक्षक त्रिविमीय स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के कक्षक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है? एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इनको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अब आगे देखो, कक्षा के अंदर देखो ये नॉर्मल बातें हैं। कक्ष की अवधारणा बोहर ने दी थी। बोहर ने बताया था ना, n बराबर 1 है तो k कोष होगा, n बराबर 2 है तो l कोष होगा, n बराबर 3 है तो इसके बारे में किसने बताया था? बोहर ने बताया था। ठीक है ना? और कक्षक के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक है वो है हाइजेनबर्ग। कौन है? हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? कक्षा में घूमता है, कोष में घूमता है, कक्ष में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? कक्षा में घूमता है, कोष में घूमता है और कक्ष में घूमता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कहां पर? कक्षक। ठीक है? अब परमाणु में कक्षक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु में कक्षकों के प्रकार कितने होते हैं? कक्षक के प्रकार, अब कक्षक के जो प्रकार है वो होते हैं आपके पास में, एक तो होता है एस कक्षक। कौन सा होता है? एस कक्षक होता है। एक होता है पी कक्षक। क्या होता है? पी कक्षक। और एक होता है आपके पास में डी कक्षक। कौन सा होता है? डी कक्षक। और एक होता है एफ कक्षक। क्या होता है? एफ कक्षक। ठीक है? नॉर्मल प्रश्न क्या बनता है? नॉर्मल प्रश्न बनता है पहली बात इनकी आकृति का, इनकी आकृति का। आकृति याद रखना इसकी होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। इसकी आकृति होती है डंबलाकार। कैसी होती है? डंबलाकार। और इसकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। कैसी होती है? द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार। और इसकी आकृति अपन बता नहीं सकते,
जटिल होती है। ठीक है, डंबलाकार का अर्थ होता है ये डंबल, द्विडंबलाकार का अर्थ हो गया डबल, क्या बना दो आप, डंबल बना दो, ये द्विडंबलाकार है। और गोलाकार आप सबको जानते हो। क्या इसकी दिशा बता सकते हो आप, इसकी दिशा बता सकते हो आप, नहीं, गोले की दिशा नहीं बता सकते, तो एस कक्षक होता है अदिशात्मक, क्या होता है, अदिशात्मक होता है, ठीक है ना, अदिशात्मक होता है। अब देखो ये, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने इस प्रकार बनाया तो वाई तल हो गया, अगर आपने इस प्रकार बनाया तो एक्स तल हो गया, और अगर आपने हवा में बनाया इस प्रकार तो बन गया जेड तल। तो आप इसकी क्या बता सकते हो, दिशा बता सकते हो। इसका मतलब ये क्या होता है, दिशात्मक होता है, ये क्या होता है, दिशात्मक होता है, ये भी क्या होता है, दिशात्मक होता है, ठीक है ना। अब उसकी आकृति नहीं बता सकते तो क्या दिशा बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक है ना। उसकी आकृति जटिल होती है, आकृति नहीं बता सकते तो अपन दिशा के बारे में भी नहीं बता सकते। तो एस कक्षक होता है अदिशात्मक, और पी कक्षक होता है दिशात्मक, और बी कक्षक भी होता है दिशात्मक, क्या होता है, दिशात्मक होता है, ठीक है। लिखो, देखो इधर देखो, यदि एन एस उपकोष में, हाँ इसमें दिया गया नोडीय सतह या नोडीय पृष्ठ, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, नोडीय पृष्ठ या क्या कहलाता है, तल कहलाता है, नोडीय पृष्ठ या क्या कहलाता है, तल कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कोष है, और ये क्या है, दूसरा कोष है। ध्यान देना, इसको तो बोलते हैं 1s, पहले कोष का s उपकोष है, और s उपकोष में s क्या पाया जाता है, कक्षक पाया जाता है, एक ही कक्षक होता है, s उपकोष में s कक्षक पाया जाता है। ये दूसरा कोष है 2s, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना है, दूसरा कोष s उपकोष, इन दोनों के बीच में ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, नोडीय, क्या दे दिया, नोडीय पृष्ठ, या फिर क्या बोला है बताओ, नोडीय सतह बोला है, क्या बोला है, नोडीय सतह बोला है, ठीक है ना। नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, वह परमाणु का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, शून्य पाए जाते हैं, ठीक है। और जहां पर हमने एस लिखा है ना, ये इन सब जगह क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन सब जगह क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का ये स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नोडीय सतह या पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एन एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो इसमें नोडीय पृष्ठ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n-1। इंपोर्टेंट करके याद रखना है, नोडीय पृष्ठ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n-1, किसके लिए, एस उपकोष के लिए, किसके लिए, एस उपकोष के लिए। n-1 का मतलब ये हो गया, देखो इधर 6s उपकोष के लिए, 6s उपकोष के लिए आपको नोडीय सतह ज्ञात करनी है, नोडीय सतह ज्ञात करनी है। तो 6s बताओ, n का मान कितना है, 6, कितना है, 6, 6 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5, 5 के आपके पास में नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह। n-1 क्या है, s उपकोष के लिए या s कक्षक के लिए नोडीय सतह ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। नॉर्मल प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि बताओ 8s उपकोष के लिए या कोष के लिए आपको नोडीय सतह की क्या करनी है, गणना करनी है। तो n-1 क्या हो जाएगी, n-1। क्लियर है, ठीक है। आ जाते हैं पी कक्षक के लिए। पी कक्षक में देखो आपको 3 प्रकार से डायग्राम दिखाए गए हैं। पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। पी वाई, पी एक्स, पी जेड होता है। ये अगर आपने एक्स दिशा मानी तो इसके ऊपर याद रखना क्या बनेगा, पी एस, एक्स कक्षक बनेगा, ठीक है। ये क्या है, वाई दिशा है, तो इसके ऊपर एक्स के ऊपर क्या बनता है, पी वाई बनता है, ठीक है। और ये वाई, ये एक्स, तो फिर याद रखना जो आपका पी जेड कक्षक बनेगा वो इस अक्ष पर बनेगा। ये क्या बन गया, ये बन गया पी जेड। आकृति कैसी है, डंबलाकार आकृति है, ठीक है। पी एक्स की
आपने संरचना देखी है, आकृति देखी है, पी वाई की आकृति और पी जेड की आकृति सेम होती है, लेकिन दिशा अलग अलग होती है। वो वाई तल के अंदर बना है, ये एक्स तल के अंदर बना है, और ये जेड तल के अंदर बना है। ठीक है, त्रिविमीय संरचना के अंदर बना है। पी कक्षकों की ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक जो पी कक्षक होता है उसको एक पट्टी पर अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना है, ये पी एक्स है और ये क्या है, पी वाई है, और ये क्या है, पी जेड है। इधर बात करते हैं, ये 1s है, ये क्या है, 2s है, और इसको नाम दिया हमने क्या, 2p। ठीक है, फिर आता है 3s, 3p, और आता है 3d। इसको बना लेते हैं, चलो अपन क्या कह देते हैं, d कह देते हैं। आगे की चीजें समझा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 और कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके पास में, d है। ठीक है, 1s एक पट्टी पर बना है, मात्र एक पट्टी पर। 2s अपनी एक पट्टी पर बना है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक ही पट्टी पर बने, लेकिन तीन है। कितने हैं, तीन है। डी पर देखो, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 4-5 प्रकार के क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं। ये भी पांचों एक ही पट्टी पर बने हैं। ऐसे कक्षक जो केवल एक पट्टी पर बनते हैं, उनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। आपसे पूछा जाए पी एक्स की ऊर्जा बराबर होगी किसके, पी वाई के, और बराबर होगी किसके, पी जेड के, ऐसे कक्षक कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये डी कक्षक भी समभ्रंश होंगे आपस में, होंगे या नहीं होंगे, इन सब की ऊर्जा क्या है, समान है, तो इसको बोलते हैं अपन समभ्रंश कक्षक। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। बताओ, पी कक्षक समभ्रंश है, डी कक्षक समभ्रंश है, तो बताओ पी और डी आपस में समभ्रंश है क्या, नहीं हो सकते। ठीक है ना, इनकी ऊर्जा अलग होगी, इनकी ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी, इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, अलग होगी। यानी एस, पी और डी ये आपस में समभ्रंश नहीं होते, लेकिन याद रखना पी के तीनों कक्षक आपस में समभ्रंश होते हैं, डी के पांचों कक्षक आपस में क्या होते हैं, समभ्रंश होते हैं, और एफ के सातों कक्षक आपस में क्या होते हैं, समभ्रंश होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, समभ्रंश का मतलब होता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक। ठीक है, आगे रूल भी पढ़ेंगे, इनसे संबंधित रूल है। ये नॉर्मल बातें आप याद रख लो, पी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसमें भी ऊपर रह लगा लेना, रह नहीं लगा है, ऊर्जा समान होती है, अतः इसे समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तीनों पी कक्षक एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। पी कक्षक के लिए नोडीय तल पाए जाते हैं, जबकि नोडीय पृष्ठ अनुपस्थित होते हैं। नोडीय पृष्ठ क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन पाए क्या जाते हैं, नोडीय तल पाए जाते हैं। नोडीय तल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि नोडीय तल कितना होगा, पी के लिए एक होगा। कितना होगा, एक होगा। नोडीय तल पी के लिए कितना होगा, एक। इधर देखो, नोडीय पृष्ठ नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, नोडीय तल पाया जाता है। आकृति हमने देखी है कैसी होती है, डंबलाकार होती है। अब नोडीय पृष्ठ क्या होता है, नोडीय तल क्या होता है, ये तो है एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों लूप जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, उस लूप को हमने नाम दिया नोडीय तल। क्या नाम दिया, नोडीय तल। दोनों लूप आपस में जहां पर मिल रहे हैं उसको नाम दिया नोडीय तल। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो याद रखना, पी में नोडीय पृष्ठ नहीं पाए जाते, केवल क्या पाया जाता है, नोडीय तल पाया जाता है। नोडीय तल कितना होगा, एक होगा। नोडीय तल कितना होगा, एक। तो वो आप पता कर लो, चाहे पी एक्स के लिए, चाहे वो बात बनाओ आप किसके लिए, पी वाई के लिए, या फिर बात करो आप किसके लिए, पी जेड के लिए। आगे देखो आपके पास में डी कक्षक। डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, मैंने बना करके बताया आपसे। ठीक है ना, अब पांचों कक्षकों के नाम आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। आकार द्विडंबलाकार मैंने बता दिया, दिशात्मक होते हैं मैंने पहले ही बता दिया। इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। ऊर्जाएं क्या होती है, इनकी समान होती है। ठीक है ना, सारे क्या कहलाते हैं, ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, और क्या लिखा है बताओ, डी वाई जेड लिखा है क्या, डी वाई जेड, डी एक्स वाई एक लिखा है आपके पास, डी वाई जेड, और क्या लिखा है, डी जेड एक्स।
डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनको एक नाम दिया है। बताओ क्या नाम दिया है? T2G नाम दिया है। क्या नाम दिया है? T2G। इसको नाम दिया है T2G, यानी ये कौन से कक्ष कहलाते हैं? कक्षीय कहलाते हैं। ये कक्षक है निरअक्षीय। क्या कहलाते हैं? निरअक्षीय कक्षक कहलाते हैं। निरअक्षीय कक्षक कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना। और केमिस्ट्री की भाषा में हमने क्या लिखा है? T2G लिखा है। तो प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सा डी कक्षक T2G है? कौन सा डी कक्षक T2G है? तो आप बताओगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, ठीक है ना। फिर है अक्षीय बताया गया है, तो कौन कौन से बताया गया है? डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और एक है डी जेड स्क्वेयर। डी क्या है? जेड स्क्वेयर। ये क्या है? ये अक्षीय कक्षक है। और अक्षीय कक्षक है, इसके साथ साथ में इसको अपन कहते हैं ईजी कक्षक। क्या कहते हैं? ईजी कक्षक। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ईजी और क्या है? T2G। एग्जाम में प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न बन जाए, बताओ T2G निम्न में से कौन सा कक्षक है? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये ईजी है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। ये तो याद करना है, समझने वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर। डी कक्षक के लिए नोडीय तल, डी जेड स्क्वायर में नोडीय तल होता नहीं है। अन्य डी कक्षकों में दो नोडीय तल होते हैं। कितने नोडीय तल होते हैं? दो नोडीय तल होते हैं, ठीक है। एफ कक्षक में, एफ उपकोष के अंदर 7 एफ कक्षक पाए जाते हैं, जिनके अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, तो 7 में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जटिल आकृति होते हैं और दिशात्मक होते हैं। वैसे अपन इनकी दिशा अपन बता नहीं सकते, क्योंकि आकृति जटिल होती है तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। फिर आगे डी कक्ष के प्रकार लिखे गए हैं। डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, और इनकी आकृति बना करके मैंने आपको बताई है, ठीक है। आकृति बनाकर आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। क्वांटम संख्याएं, अब ये 1 नंबर 100% दे करके जाती है। क्वांटम संख्याएं 100% एक प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में। जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, प्रत्येक एग्जाम के अंदर 1% क्वांटम संख्या का आपको दिया जा रहा है। अब की बार भी 1% क्वांटम संख्या का आएगा। 4 नंबर पक्के करने, अच्छे से समझना। देखो क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं होती है कितनी? 4। कितनी होती है? 4। अब ये क्वांटम संख्याएं किसके बारे में बताती है? क्वांटम संख्याएं बताती है इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, क्या कर रहा है, ठीक है, और कैसा चक्रण प्रदर्शित कर रहा है। गति करता है ना, तो कैसा चक्रण प्रदर्शित करता है। जैसे आपने किसी को लेटर लिखा होगा, है? नहीं लिखा? घर पे आया होगा कहीं से, डाक नहीं आती, डाक भेजी भी नहीं किसी को, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करते हो क्या? है? है? अब आजकल तो मैसेज आ गए। है पोस्टमैन जब डाक घर पर पहुंचाता है ना, तो वहां पर सबसे पहले उसका पाने वाले का पता लिखा होता है, नाम। सबसे पहले क्या? नाम लिखा होता है। फिर लिखा होता है पिता का नाम, लिखा होता है ना, और फिर लिखा होता है गांव, ठीक है। गांव के बाद में लिखी होती है तहसील। क्या लिखी होती है? तहसील लिखी होती है। तहसील के बाद में लिखा होता है जिला, ठीक है, और फिर लिखा होता है राज्य। और गांव के साथ में एक चीज और ऐड की जाती है, वार्ड नंबर। क्या नाम ऐड किया जाता है? ये वार्ड नंबर ऐड किया जाता है। ये हमारे लिए है पत्र पर लिखा हुआ एड्रेस, ठीक। इसी प्रकार से अगर एक आप परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि कहां पर गति कर रहा है, कैसी गति प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, किस अक्ष पर घूम रहा है, तो आपके लिए 4 क्वांटम संख्याओं का आपको जानकारी होने की आवश्यकता है। इन 4 क्वांटम संख्याओं के माध्यम से अपन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या हम पढ़कर आ चुके हैं। मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़कर आ चुके हैं।
ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि बता है? फिर मैं रोड़ा करूंगा, रोऊंगी तो दोनों, रोना आ गई होगी है? पक्की कौन रो? ना आएंगी बात कौन कर ली? वो क्वांटा है। हाँ, क्वांटम नंबर है। पढ़ गए हैं क्वांटम नंबर? पढ़ गए हैं? नहीं पढ़ गए? कौन कौन कह रहा है नहीं पढ़ गए? पढ़ी नहीं? कहाँ पढ़ी है? जा रही हो नहीं, अभी क्लास में ही पढ़ गया यहाँ पर है? चलो अब बता दोगे आप। इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने? बोर ने। किसने बताया था? बोर ने बताया था। ठीक है। और यह परमाणु में कोष की जानकारी के बारे में बताती है। किसकी जानकारी देती है? कोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। याद रखना, n का मान कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं हो सकता। n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। n का मान जो है वो 1 से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। यानी n के अनंत मान क्या है? पॉसिबल है। n के अनंत मान क्या है? पॉसिबल है। n कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। n का जो प्रयोग है वो किसने किया था? बोर ने किया था। और किसके बारे में जानकारी देती है? कोष। यानी कोष कौन सा कोष है? उस कोष की एनर्जी क्या है? ठीक है ना, उस कोष का आकार क्या है, ये बारे में इसके बारे में जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या। 1 से शुरू होकर इसके मान अनंत तक जाते हैं। n का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोष के नाम को बताती है। किसके नाम को बताती है? कोष के नाम को बताती है। कैसे बताएगी? हमें पता है कि यदि n बराबर क्या है? 1, n बराबर क्या है? 1, n बराबर 1 है, इसका मतलब है उस कोष का नाम क्या है? के है। उस नाम क्या नाम क्या है? अरे बातें करने वाले जो पीछे 2-3 अपने टॉपिक पढ़े हैं ना, वही थे। अब समझ लो, 1 नंबर पक्का आएगा यहाँ से प्रश्न। कर लेना बाद में बात। n बराबर 1 है तो उस कोष का नाम है के। n बराबर 2 है तो उस कोष का नाम है एल। n बराबर 3 है तो उस कोष का नाम है m। और n बराबर क्या है? 4 है तो ये है n। अभी तक 4 कोष तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगर n बराबर 5वें कोष का भी आविष्कार हो जाए, n बराबर 6ठे कोष का भी आविष्कार हो जाए, तो फिर ये भी आगे n के बाद में जो चलेगा वो चलता है। n के बाद में क्या आता है? O आता है। O के बाद में क्या आता है? P आता है। इस प्रकार से आगे चलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अभी तक अपने परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो यहां तक लिखते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलो, n का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं होता। मुख्य कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में क्या देता है? ये जानकारी देता है। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के क्या होती है? बराबर होती है। और एक कोष में अधिकतम कक्ष की संख्या कितनी होती है? n² होती है। ध्यान देना, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रश्न आता है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कितने? तो आप कहोगे 2n²। और कोष में अधिकतम कक्षक, कोष में अधिकतम कक्षक जो होते हैं वो होते हैं n² के बराबर। एक सारणी बनाएगी, ये नीचे बनाएगी है ना, लिखा है n बराबर पहला कोष है, n बराबर पहला कोष है तो उसका नाम होगा क्या? के। क्या होगा? के। इस पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला लगाओगे 2n²। इसका मतलब है 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। और हमें कहा है अधिकतम कक्षक कितने आएंगे, तो n² करोगे आप तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा? 1। इसका मतलब पहला जो ऊर्जा स्तर है, पहला जो कोष है, उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 कक्षक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 कक्षक होगा। लिखते हैं ना अपन 1s, ये लिखते हैं अपन 1s2 2s2 ऐसे भरते हैं। इसका मतलब है पहला कोष है जिसमें s उपकोष है, s उपकोष का s कक्षक जिसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, एक कक्षक है, ये तो एक कक्षक है। एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ठीक है। n बराबर अगर 2 लिखा है हमने, इसका मतलब है कोष कौन सा? दूसरा।
उस दूसरे कोष का नाम क्या है? KL। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू दूसरा कोष है तो दूसरे की स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, दूनी कितना आ गया 8। 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कक्षक की बात की जाए तो n का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर करोगे मतलब 2 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर, तो 4 के आगे कक्षक। कितने कक्षक आगे? 4 कक्षक। कौन कौन से आए देखो। पहले कोष के अंदर अभी आपने पढ़ा 1s, एक पहला कोष s उपकोष, s उपकोष में एक क्या होता है कक्षक, जिसके अंदर 2 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s और क्या होते हैं 2p, 2s और क्या होते हैं 2p। s उपकोष में एक कक्षक होता है s कक्षक, ठीक है। p उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं, py, px, py और क्या होते हैं pz। तो 3 और 1 कितने कक्षक हो गए 4। कोष कौन सा है? दूसरा। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो s में अधिकतम 2 भर सकते हैं, px में अधिकतम 2 आ सकते हैं, इसके अंदर भी अधिकतम कितने आ सकते हैं 2, इसके अंदर भी अधिकतम कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। तो 2 4 6 और 2 8। तो हमने लिखा है 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 की स्क्वायर, 4 2 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष का नाम क्या होता है? तो आप कहोगे L, M, KL और M। तीसरा कोष है। तीसरे कोष में यही है, हाँ। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 की स्क्वायर करोगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और कक्षक अधिकतम कितने हैं? तो n का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, 3 तिया 9। देखो इधर लिखते आप 3s, 3p और 3d। 3f तो नहीं लिखते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, नहीं लिखते ना। 3s, 3p, 3d। तीसरा कोष s उपकोष में एक कक्षक, ठीक है। तीसरा कोष p उपकोष में 3 कक्षक। कितने कक्षक? 3 कक्षक। d उपकोष और d उपकोष में कितने कक्षक? 5। 1 2 3 4 और 1 5। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, यानी इसमें 2 भरोगे 2 ही आएंगे, इसमें 2 भरोगे 2 ही आएंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2। 2 2 4 2 6 2 8 और 5 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कक्षक कितने हैं? 9। 5 3 8 और 1 9, 9 कक्षक, ठीक है। फिर आता है आपके पास में कौन सा बताओ? KLMN, N मतलब चौथा, और इसका नाम क्या है? कैपिटल N। चौथा कोष, चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में 4, 4 स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। कक्षक की बात की जाए तो n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब हो गया 4 स्क्वायर का मतलब 16, 16, ठीक है ना। ये लिखते हो आप 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। f में कितने कक्षक होते हैं? 7। d में कितने होते हैं? 5। p में कितने होते हैं? 3। s में कितना होता है? 1। 7 5 12 3 15, 15 और 1 16, तो क्या होंगे कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 7 दुआ 14, 14 और 10 24, 36 और 2 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चौथे कोष में, ठीक है। प्रश्न ये पूछा जाता है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होगा, या फिर आपको कोष का मान देकर के पूछा जाएगा इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, इस कोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं। तो कक्षक मतलब जो कोष दिया जाए उसका डबल कर दो, स्क्वायर कर दो। जो कोष दिया जाए, कक्षक पूछे तो जिस कोष में पूछे उसका क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में? कोष कक्षक आ जाएंगे, और 2 से गुणा कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलें आगे। चलो, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। आगे तेरा प्रश्न कल वाला, ठीक है। कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? NH/2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। ये कोणीय संवेग ज्ञात करने का क्या होता है? फॉर्मूला। और कोणीय संवेग किससे लिखते हैं अपन? mvr बराबर क्या होता है?
NH/2 पाई। ये कोणीय संवेग है और फॉर्मूला ये NH/2 पाई। प्रश्न क्या था आपकी, डीपीपी का प्रश्न था या फिर उसके पेपर का प्रश्न था? क्या प्रश्न था, है क्या किसी के पास? बोहर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। अगर है क्या किसी के पास ये पेपर? नहीं है तो चलो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रश्न। बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार परमाणु के परमाणु के चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग होगा। कोष कौन सा दे दिया आपको, कक्ष या कोष दे दिया, चौथा। इस कक्ष का मतलब क्या होता है, कोष या फिर कक्षा, या फिर इसको ही अपन क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, अब पूछा है चौथे कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो n का मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 4। ये मुख्य क्वांटम संख्या है, इसका मान कितना दे दिया, 4 गुणा h/, क्या दे दिया, 2 पाई। क्या दे दिया, 2 पाई। 2 से क्या कटेगा, 4 2 बार कटेगा, तो कितना उत्तर आएगा, 2h/, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो एक बोहर के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु है, कोई सा भी परमाणु हो चाहे, उस परमाणु के चौथे कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो 2h/पाई के क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक की कोई वो नहीं, बात नहीं है, केवल और केवल कोष देखना है आपको। ठीक है, क्या देखना है, कोष देखना है। तो फॉर्मूला याद जरूर रखना है आपको, MVR बराबर NH/, क्या होता है, 2 पाई होता है। फिर है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य क्वांटम संख्या तो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, क्योंकि सामने मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देकर भी आपसे मुख्य क्वांटम संख्या देकर पूछेगा ना, तो जो आपके सामने संख्या लिखी होगी वही क्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे जैसे आपको लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है, 2p6 है, ये कितने नंबर पर आता है, 6 2 8 2 10 नंबर पर कोई परमाणु आ रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भरा जाएगा, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये किस में भरा है, पी में भरा है, पी के आगे क्या लिखा है, 2, तो दूसरी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना, दूसरे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या आ गया, अंतिम कोष की 2, क्या आ गया, 2। ये क्या है, पहला कोष, पहली क्वांटम संख्या, स्मॉल n का मान क्या है, 1। यहाँ स्मॉल n का मान क्या है, 2। यहाँ स्मॉल n का मान क्या है, 2। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन 3s 3p 3d। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 3। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं 4s 4p 4d और 4 क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। तो ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n। ठीक है, 4। तो ये तो पहचान जाओगे आप। बात है स्मॉल l, द्विगंशी क्वांटम संख्या, स्मॉल l जिसको अपन कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक है जिसने इसका क्या किया है, प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन किया है। वैज्ञानिक का नाम है सोमरफील्ड, सोमरफील्ड। अब ध्यान देना, L का मान n पर निर्भर करता है, L का मान किस पर निर्भर करता है, n। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान से सुन लेना, L का मान स्मॉल n पर करता है निर्भर, सीधी सी बात है। इसका अर्थ है L जो है ना, स्मॉल l जो है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, n से। बात गलत है, L कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे, स्मॉल n से। L कभी भी बड़ा का मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, L कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, L कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, L इज इक्वल नॉट किसके, n के। ये भी बात क्या है, ये बात गलत है, कभी भी बड़ा नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। और बात आती है कि जो L है वो n से 1 कम होगा, n से क्या होगा, 1 कम। जैसे हमने लिखा n-1 है, सॉरी
n बराबर 1 है, n का मान कितना है 1, पहला कोष है, तो उस पहले कोष के लिए l का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर l का मान होगा 0, l का मान होगा 0। अगर आप ये कहो कि l बराबर 1 हो सकता है, l बराबर 2 हो सकता है, तो बात गलत है पहले कोष के लिए। हमने कहा कि l का मान n पर निर्भर करता है, निर्भर कैसे करेगा, l कभी भी n से बड़ा नहीं होगा और n से बराबर नहीं होगा, ठीक है, एक क्या आएगा, कम आएगा, तो l का मान 0 प्राप्त होगा, l का मान 0 प्राप्त होगा कब, जब n का मान क्या हो 1 हो। ध्यान दो, n बराबर होता है आपके पास में 2, n बराबर होता है आपके पास में 2, तो l का मान आएगा आपके पास में 1, क्या आएगा 1। n का मान होता है आपके पास में 3, तो l का मान आएगा आपके पास में कितना 2, ठीक है। n का मान होता है आपके पास में 4, तो l का मान आएगा आपके पास में कितना 3। अब ये 0 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 2 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 3 क्या प्रदर्शित कर रहा है, देखो ये 0 आता है s उपकोष के लिए, 0 किसके लिए है, s उपकोष के लिए, ठीक है। 1 आता है, वो आता है p उपकोष के लिए, किसके लिए है ये, p उपकोष के लिए, यानी p के लिए l का कितना मान होगा 1, s के लिए l का कितना मान होगा 0, तो फिर ये 2 आता है किसके लिए, d के लिए, तो d के लिए स्मॉल l का मान कितना होगा 2, और ये 3 जो आता है ये आता है f के लिए, तो f के लिए l का मान कितना होगा 3, f के लिए l का मान कितना होगा 3 होगा। n बराबर 1 है तो l बराबर 0, ठीक है, n बराबर 2 है तो l बराबर 1, n बराबर 3 है तो l बराबर 2, n बराबर 4 है तो l बराबर 3। 0 किसके लिए आया, s उपकोष के लिए, l किसके लिए आया, p उपकोष के लिए, 2 किसके लिए है, d उपकोष के लिए, 3 किसके लिए है, f उपकोष के लिए। ये वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है ना। आपको याद करना है, वहां f उपकोष दिया जाए तो l का मान कितना लेना है 3, अगर d उपकोष दिया जाए तो l का मान कितना लेना है 2, p उपकोष दिया जाए तो l का मान कितना लेना है 1, और s उपकोष दिया जाए तो l का मान कितना लेना है 0। ये उपकोष की जानकारी देती है, किसकी जानकारी देती है, उपकोष, यानी उस उपकोष की आकृति के बारे में बताती है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर आपको पता लग गया कि S उपकोष है तो आकृति कैसी, गोलाकार, आपको पता लग गया P उपकोष है तो आकृति कैसी, डम्बलाकार, D उपकोष है तो आकृति कैसी, द्विडम्बलाकार, और F उपकोष है तो आकृति कैसी, जटिल। समझ आई बात, ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। डीपीपी अभी आपको मिल जाएगी, कल पढ़ाया था उसी में से डीपीपी है। एक प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने डाला है, देखते हैं आपकी समझ में आता है या नहीं आता।